हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले कुछ रिक्त स्थानों पर, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों पर। तो पहला है, पेट्रोलियम गहरे रंग का है। देखिए, पेट्रोलियम जो होता है ये गहरे रंग का एक द्रवित द्रव है। द्रवित या तेलीय द्रव है। द्रवित भी बोल सकते हैं, तेलीय द्रव भी उसे बोल सकते हैं। पेट्रोल आप जानते हैं कि जमीन के अंदर पाया जाता है और बहुत ही धीमी गति से लाखों करोड़ों सालों के पश्चात जो होता है ये इसका निर्माण होता है। गाड़ियों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो पहले खालिस्तान में आपके आएगा पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न की। लकड़ी व कोयला जलने से वायु का होता है। देखिए, जब लकड़ी और कोयला जलता है तो धुआं निकलती है और धुआं निकलती है तो उससे वायु का क्या होगा? प्रदूषण होता है। वायु दूषित हो जाती है। वायु का दूषित होना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। तो खालिस्तान में आएगा प्रदूषण। आइए चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न की। तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखिए, तेल से जो आग लगती है उसको हम पानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ खालिस्तान में आपको भरना है पानी, क्योंकि तेल की जो आग होती है जैसे ही हम उस पर पानी डालेंगे तो तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है और वो तेल जो है वो पानी के जस्ट ऊपर आ जाएगा और आग और भी भड़क जाएगी। इसलिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आएगा कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा पानी। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। देखिए, सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्र बना दिए जाते हैं जहां पर कि जंतुओं का शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंध रहता है। किसी भी प्रकार का वहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता है। उस क्षेत्र को बोलते हैं अभयारण्य। तो यहाँ खालिस्तान में आपको भरना है अभयारण्य। ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। आइए चर्चा करते हैं पांचवें प्रश्न की। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में आपको भरना है जलवायु। अब ये समझिए पहले प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। देखिए, प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान कम होने के कारण या बढ़ने के कारण, पानी के कारण बच्चे देने के लिए दूर से उड़ कर के यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो है वो एक निश्चित समय तक रहते हैं और फिर वापस से जलवायु बदलने पर वापस उड़ कर के अपनी जगह पर ही चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति जो होता है कमाने के लिए बाहर जाता है और वहाँ पर वो कुछ दिनों तक कमाई करता है और फिर पैसा कमा करके वापस अपने घर आ जाता है। उसी प्रकार से प्रवासी पक्षी भी जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ से उड़ करके यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपने बच्चे वगैरह देते हैं और फिर बच्चों के साथ वापस उड़ करके वो वापस उसी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान में भरना है जलवायु। आइए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न की। संकटापन जातियों का रिकॉर्ड बुक में रखा जाता है। देखिए, संकटापन जातियों का जो रिकॉर्ड होता है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अब सब समझिए कि संकटापन जाति क्या होती है। देखिए, कुछ जानवर जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। लोग उनका शिकार करते जा रहे हैं या कुछ अन्य कारणों से भी वो जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम होते चले जा रहे हैं और इतने कम हो गए हैं कि उनकी संख्या बहुत ही कम बच गई है और अगर अब उनका शिकार हुआ तो वो भविष्य में क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ऐसी जातियों को हम संकटापन जाति कहते हैं। और इन संकटापन जातियों का भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक बुक में उनकी एंट्री की जाती है कि भाई कौन सी जाति संकटापन होने वाली है। उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान में भरना है रेड डाटा बुक। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें खालिस्तान की रिक्त स्थान की। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए जाते हैं। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जो क्षेत्र बनाए जाते हैं उसे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को रखा जाता है। अलग अलग किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति शिकार या प्रवेश नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर इनके जो है रिक्त स्थानों के उत्तर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने वहाँ मिस कर दिए हैं तो यहाँ पर उनके उत्तर को देख सकते हैं एक एक करके। अब चर्चा करते हैं हम हमारे बड़े प्रश्नों की। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाला प्रश्न है ये। तो देखिए, एक तरफ आप लिखेंगे एलपीजी। जब भी कोई तुलना का प्रश्न होता है, अंतर का प्रश्न होता है, तो उसे इसी प्रकार से करना चाहिए, बीच में लाइन खींचनी चाहिए। अब यहाँ पर एलपीजी और लकड़ी की तुलना की गई है, तो एक तरफ हम एलपीजी लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लकड़ी लिखेंगे। तो देखिए, एलपीजी में क्या लिखेंगे, यह सस्ता होता है। एलपीजी क्या होता है, सस्ता होता है। और लकड़ी जो होता है वो एलपीजी की अपेक्षा महंगी होती है। गाँव में आसानी से उपलब्ध हो जाती है इसलिए महंगी नहीं लगती है, लेकिन सिटी में जा कर के देखें तो लकड़ी जो है वो एलपीजी से महंगी पड़ती है। दूसरा है इसका कि एलपीजी जो है इसका परिवहन सरल होता है। परिवहन का मतलब है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सरल होता है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, अगर इसको हमें 100 किलोमीटर भी लेके जाना है तो गाड़ी पर ले जा सकते हैं आसानी से। लेकिन जो लकड़ी है इसका परिवहन कठिन होता है। लकड़ी के गट्ठर को कहाँ लेके जाएंगे आप, मोटे को। अगर 200-300 आदमियों का खाना बनाना है तो लकड़ी का गट्ठर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उनको आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके पश्चात यह पूर्ण रूप से जल जाती है। जो एलपीजी होती है ये पूर्ण रूप से जलती है। तो पूर्ण रूप से जलती है तो ये ऊष्मा भी ज़्यादा देती है। और दूसरा, इसमें कोई अवशेष नहीं होता है, कोई धुआं नहीं होती है, कोई राख नहीं होती है। लकड़ी जो होती है अपूर्ण रूप से जलती है। कोई भी चीज़ जो अपूर्ण रूप से जलती है तो उसमें धुआं जरूर बनता है। तो लकड़ी आप जानते हो, लकड़ी जलती है तो उसमें धुआं बनता है। इससे कोई वायु प्रदूषण भी नहीं होता। एलपीजी से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता क्योंकि कोई धुआं नहीं निकलता है। लकड़ी से वायु प्रदूषण होता है। इसका ऊष्मीय मान भी ज़्यादा होता है। एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब भोजन शीघ्र पक जाता है। इसका ऊष्मीय मान भी कम होता है, भोजन देर से पकता है। एलपीजी से वनों का संरक्षण होता है क्योंकि एलपीजी से किसी प्रकार के कोई लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई लकड़ी का अवशेष नहीं चाहिए, इसलिए वनों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, पेट्रोल से बनती है एलपीजी, लेकिन लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों को काटना पड़ता है, वनोन्मूलन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। आप कोई 4 या 5 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं जो कि पर्याप्त होंगे आपके लिए। मैंने यहाँ पर आपको सुविधा के लिए 6 पॉइंट लिख दिए हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लघुतरात्मक प्रश्न ये दूसरा है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। देखिए, दहन मतलब जलना। जलने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें वो चीज़ें हमें यहाँ बतानी है। दहन मतलब जलना, और जलने के लिए क्या क्या चाहिए उन चीज़ों की सूची बनाने के लिए ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए पहला नंबर देखिए, किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। यानी जलने के लिए कोई पदार्थ तो चाहिए ना कि जिसको जला सकें, जैसे लकड़ी हो गया या ईंधन हो गया। ठीक है ना, तो पहला हो गया किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति।
जैसे पेट्रोल जला रहे हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत होगी, केरोसिन जला रहे हैं तो केरोसिन की ज़रूरत होगी, एलपीजी जला रहे हैं तो एलपीजी की ज़रूरत होगी। मतलब कोई भी एक ज्वलनशील पदार्थ चाहिए जिसको हम जला सकते हैं। कागज़ है तो कागज़ की ज़रूरत होगी। दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। देखिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में पदार्थ मौजूद है लेकिन उसके चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो हम लाख कोशिश करें लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं चलेगी। तो दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा होता है ज्वलनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना चाहिए। नहीं, अगर उसको ज्वलन ताप तक गर्म नहीं करेंगे ना, ताप नहीं देंगे, तो वो नहीं जलेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी पर आप नीचे आग लगाते हो, तिल्ली लगाते हो, तो क्या वो एकदम से जलने लग जाती है क्या? नहीं, पहले उसके नीचे आपको एक कागज लगा के कुछ देर तक जलाना पड़ता है। तो कुछ देर तक जलाओगे तो वो उसके ज्वलन ताप उसको मिल जाएगा, और जब ज्वलन ताप मिल जाएगा तो फिर वो जलने लग जाएगी। पेट्रोल और डीजल का ज्वलन ताप कम होता है, उसको वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। उनका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, इसलिए वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। अब चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न की। समझाइए कि विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, विद्युत उपकरणों से जो आग लगती है, या जैसे बिजली के मीटर में आग लग गई, तो क्या उसको पानी से बुझाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी भी तो एक तरीके से विद्युत का सुचालक होता है। जैसे हम उस पर पानी डालेंगे तो पानी से करंट होता हुआ जिस जो व्यक्ति उस पर डाल रहा है ना पानी, उसमें भी वो करंट लग जाएगा। इसलिए जो विद्युत उपकरणों से संबंधित जो आग होती है उसका नियंत्रण पानी से नहीं किया जाता। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है और अगर हम उसे लोहे की छड़ से हटाएं तो क्या होगा? लोहे की छड़ भी तो चालक होती है। तो लोहे की जड़ जब चालक होती है तो लोहे की छड़ से उस व्यक्ति से होता हुआ करंट हम तक आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो जो भी विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या फिर रेत का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।